डायग्नोसिस या कैंसर डिटेक्शन। ठीक, अगर किसी को कैंसर हो गया तो हम उसका कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि कैसे उसको कैंसर हुआ है, कैंसर है कि नहीं है, कैसे पता लगाएंगे, या कैंसर का डिटेक्शन कैसे करेंगे। ठीक, ये आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी टेस्ट होता है। लोग बोलते हैं ना बायोप्सी कराना है, जनरली सुने होंगे। तो हिस्टोपैथोलॉजी और बायोप्सी होता क्या है इस टेस्ट में कि पर्सन का जो एरिया अफेक्टेड है, उस जो एरिया में गांठ बन गया है या जो एरिया अफेक्टेड है, लग रहा है कि कैंसरस सेल है वहाँ, तो वहाँ के टिश्यू को थोड़ा सा कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप से हेल्प से कि वो जो सेल, जो टिश्यू वहाँ से लिया गया है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं है। अगर एबनॉर्मेलिटी रहेगा तो पता चल जाएगा कि कैंसर है, और नहीं रहेगा वैसा एबनॉर्मेलिटी तो पता चलेगा कैंसर नहीं है। ठीक, तो पहला ये है कंडीशन। दूसरा क्या करा सकते हैं, रेडियोग्राफी कराते हैं। रेडियोग्राफी में क्या कराते हैं, एक्सरे यूज टू डिटेक्ट कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन। मानिए बॉडी के अंदर कोई कैंसरस सेल बन गया है तो वो तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा इस वाले टेस्ट से उस समय, क्योंकि अंदर से जाके सिर्फ फाड़ के थोड़े निकालेंगे सेल वहाँ का। तो उसके लिए एक्सरे का रे यूज किया जाता है, जो कि उस इंटरनल ऑर्गन पे जाता है और हम लोग को बताता है डिटेक्ट करके वहाँ कैंसरस है या नहीं है। क्योंकि वहाँ जब एक्सरे रे जाता है तो हमको थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी दिखता है उस ऑर्गन के अंदर, फिर उसका अलग से जांच होता है तो पता चलता है कि हाँ वो कैंसरस में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या करता है, ये भी एक्सरे जनरेट करता है, लेकिन ये 3D इमेज ऑर्गन का निकालता है। कैसा इमेज, 3D इमेज ऑर्गन का निकालता है, जिस वजह से पता चलता है कि ऑर्गन अगर 3D इमेज मिल गया ऑर्गन का, अगर उसमें कहीं से भी कोई खराबी होता है, लंप निकला रहता है, गांठ होता है उसमें, तो वो आराम से इसमें डिटेक्ट हो जाता है और पता लग जाता है कि वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। ठीक, नेक्स्ट आ गया क्या, MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिससे आपके बॉडी का MRI किया जाता है, जिससे क्या होता है आपके बॉडी का सारा 3D इमेज, 3D ऑर्गन का भी इमेज इसमें निकलता है और उससे आपको पता चलता है कि कैंसरस है कि नहीं है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ एक्सरे रे निकलता था, अब एक्सरे रे और MRI दोनों में एक्सरे वाला थोड़ा हार्मफुल होता है ज़्यादा, लेकिन जो MRI होता है वो उतना हार्मफुल नहीं है, ये थोड़ा सेफेस्ट है। ठीक, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा के हम बॉडी का 3D ऑर्गन का पिक्चर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सरे जनरेट करके पिक्चर निकाल रहे हैं, तो कौन सेफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला, क्योंकि एक्सरे ज़्यादा यूज होता है तो एक्सरे तो खुद कैंसरस है, वो खुद कैंसर प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा एक्सरे रे का यूज कोई उसमें रहेगा। नेक्स्ट कौन सा टेस्ट कराते हैं, ब्लड और बोन मैरो टेस्ट कराते हैं। कब, इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया हो गया या आपको ब्लड कैंसर हो रहा है या ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में बोन मैरो, जहाँ हमारा ब्लड जनरली RBC WBC बनता है और हमारा ब्लड का जांच होता है देखने के लिए कि ब्लड का काउंट सही है कि नहीं, कोई डिफरेंट नहीं ना मिल रहा है, ज़्यादा ब्लड नहीं ना बन रहा है, तो उस कंडीशन में पता चलता है कि उसको कैंसर उसमें है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन यूज फॉर डिटेक्शन। कैंसर जो प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडी देते हैं जो उसको जाके किल करता है, मारता है, जिससे डिटेक्ट होता है कि हाँ कैंसर है। अब मान लो कोई आर्मी को भेजे हैं किसी रूम में, अब उसमें अगर आवाज़ आ रहा है हमारा पीटी का, तो इसका मतलब अंदर दुश्मन है, और कोई आर्मी किया है एकदम शांत है, तो इसका मतलब कोई दुश्मन उतना नहीं है, शांत है। तो अगर कोई एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट भेजेंगे वहाँ पे, और अगर वो उसको मार रहा है, तो हमको पता चल जाता है कि वहाँ कैंसरस सेल है। अब ये इतने सारा जो टेस्ट है, ये सारा टेस्ट नहीं होता है कैंसर डिटेक्शन के लिए, जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट होगा। अब मान लो बॉडी के ऊपर गांठ वाट बन गया है, इसके लिए ये टेस्ट कराते हैं जनरली, उसके लिए अब एक्सरे MRI थोड़े कराएंगे, उसके लिए ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं जनरली। तो जैसा आपका, जैसा बॉडी पेशेंट का कंडीशन है, जैसा उसका
ये बॉडी में जिस टाइप का कैंसर आपको लगता है बॉडी के अंदर है कि बाहर है, बॉडी के सरफेस पे है, किसी ऑर्गन में है, वो सारा डिटेक्ट करने के लिए उसका अलग अलग जांच है। तो जैसा रहेगा उस हिसाब का ब्लड टेस्ट। बॉडी में अगर कोई बीमारी होती है तो ब्लड टेस्ट उसके हिसाब से ना इंसान कराता है कि सारा ब्लड टेस्ट ही करा लेता है बॉडी का। मान लो कोई बोले कि हमको यहाँ दर्द हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, तो इंसान सबसे पहले LFT का जांच कराएगा कि हो सकता है लीवर में प्रॉब्लम हो, ठीक। या कोई बोले हमको यहाँ दर्द हो रहा है, या कोई बोले हमको यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसको LFT थोड़ी कराएंगे, उसको किडनी का जांच थोड़ी उतना मैंडेटरी है, उसके लिए हार्ट का जांच कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, ECG कराएंगे। तो जैसा पेशेंट का कंडीशन उस हिसाब से ब्लड टेस्ट कराते हैं, उस हिसाब से उसको डायग्नोसिस करते हैं। तो सेम चीज़ ये है, ये सारा जांच कैंसर डिटेक्टिव है, लेकिन किसको कौन सा कराएंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसको बॉडी के ऑर्गन में हुआ है उस हिसाब से कराएंगे, कि बॉडी के सरफेस पे हुआ है उस हिसाब से कराएंगे, ठीक। तो कैंसर का सारा कुछ समझ में आ गया, डायग्नोसिस क्या है, कैंसर का कॉज क्या है, कितने तरह का कैंसर होता है, कैंसर कैसे हो रहा है, ट्यूमर क्या है, सब समझ में आ गया। अब है नेक्स्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। क्या है टॉपिक? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। क्या बोलता है इसके डिफिनेशन में कि व्हेन ड्रग्स एंड अल्कोहल for taken for a purpose other than medicinal or taken in amount or frequency that impair physical, physiological, psychological function, it is called drugs abuse and alcohol abuse। बोल रहा है जब किसी ड्रग्स को, कोई मेडिसिन को, किसी दवा को या अल्कोहल को अगर लिया जाता है टेकन फॉर पर्पस अदर देन मेडिसिनल, और मतलब मेडिसिनल पर्पस से नहीं लिया जा रहा है, उसको किसी अदर पर्पस से लिया जा रहा है, तब क्या होता है, और ज़्यादा अमाउंट में लिया जा रहा है, तब क्या होता है, वो आपके फिजिकल को, आपके बॉडी के फिजिकल अपीयरेंस को, फिजियोलॉजिकल को, बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है, साइकोलॉजिकल को, आपके माइंड में जो भी कुछ हो रहा है फंक्शन को, उसको हैम्पर करता है, और इसको क्या बोलते हैं? ड्रग्स अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज। समझ में आ गया ये चीज़? तो ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज किसको कहते हैं समझ में आ गया कि ज़्यादा अमाउंट में, हाँ, ज़्यादा अमाउंट में किसी ड्रग्स को, किसी मेडिसिन को या अल्कोहल को अगर मेडिसिनल पर्पस लेके ना अपने इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, अपने हिसाब से ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको बॉडी में आपका साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चीज़ को नुकसान पहुंचाएगा। फिजिकल को, बॉडी के ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएगा, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। फिजियोलॉजिकल, जब बॉडी का ऑर्गन, बॉडी नुकसान पहुंच रहा है तो बॉडी का फंक्शन में नुकसान आएगा और आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। एक तो पियक्कड़ सबको ज़्यादा पी लिया, सब ज़्यादा नशा कर लिया, सबका अपने आप को संभाल पाता है, होश में रहता है, तो सामने कोई भी गाली दे देगा तो साइकोलॉजिकल भी ठीक नहीं रहे। तो अगर कोई भी अल्कोहल और कोई भी ड्रग्स का अगर हाई अमाउंट में यूज करेंगे, हाई अमाउंट में यूज करेंगे, ठीक, तो आपको क्या होगा, आपको बॉडी में ये डिस्टर्बेंस होगा, उसी को ड्रग्स एब्यूज या अल्कोहल एब्यूज कहते हैं। अल्कोहल का यूज़ कफ सिरप में भी होता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में लोग पीता है और उसके बाद ठीक होता है, ठीक। लेकिन कितने लोग उसको बोतल पूरा पी जाते हैं समझ के कि अल्कोहल है, ठीक, क्योंकि अल्कोहल कहीं, जैसे बिहार में ही हमारे अल्कोहल बैन है, तो नहीं मिल रहा है, तो कितने लोग कफ सिरप को ही, क्योंकि उसमें अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वही समझ के कितना लोग पी लेता है, पूरा बोतल ही पी लेगा। शॉर्ट अमाउंट में तो 10 ml to 15 ml पीना चाहिए, वो पूरा बोतल 100 ml का पी लेगा, ठीक। तो वो अब तुम शॉर्ट अमाउंट में पिए तो तुम कफ का सिरप पी रहे हो, कोई बात नहीं है। अब तुम पूरा बोतलें पी लिए तो वो हो गया ड्रग्स एब्यूज। साइड इफेक्ट होगा ही होगा, क्या नहीं होगा, ये सारा साइड इफेक्ट होगा। अब देखो, अब कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं मेडिसिनल पर्पस से भी, लेकिन अगर उसको ज़्यादा अमाउंट में यूज करें तो वही ड्रग्स एब्यूज बन जाता है, ठीक। क्या है? तो एक ड्रग्स है, क्या नाम है उसका? ओपियोइड्स। एक दवा है, एक दवा के लिए भी इसका यूज होता है, जिसका नाम क्या है? ओपियोइड्स। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम क्या है? हीरोइन। फिल्म में अक्सर सुने होंगे लोग, इट्स नॉट लाइक दैट हीरोइन, ये हीरोइन दूसरा है, ठीक। हीरोइन है, इसको बोलता है क्या? ये डिप्रेसेंट है और स्लो डाउन बॉडी फंक्शन है। इसको बॉडी को लेने के बाद ये डिप्रेसेंट है, क्या करता है, और बॉडी के फंक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करता है। बॉडी के फंक्शन मतलब बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन करता है, थोड़ा रिलैक्स करता है, ठीक। और डिप्रेसेंट होता है, थोड़ा अगर डिप्रेशन टाइप का कुछ है तो उसको भी कम करता है, ठीक।
सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है हमको ये, तो ये ओपियोइड्स क्या है, मॉर्फिन है, क्या है, मॉर्फिन है, जो एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट विच इज कॉल्ड पैपेवर सैमनीफेरम। एक पॉपी प्लांट है जिसका नाम है पैपेवर सैमनीफेरम, ये वहां से उसके लैटेक्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, मॉर्फिन। क्या करते हैं, मॉर्फिन, और मॉर्फिन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी से क्या बनाते हैं, ओपियोइड्स बनाते हैं। तो ये प्लांट्स प्रोडक्ट है, ठीक। इसको हीरोइन भी कहते हैं। ये ऑब्टेन होता है बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एज अ वाइट एंड ऑडरलेस एंड अ बिटर। मॉर्फिन जो पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट हुआ, उसका हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं और उससे हम लोग क्या मिलता है, हीरोइन मिलता है या ओपियोइड्स मिलता है। ये वाइट कलर का होता है, पाउडर की तरह, जनरली ऑर्डरलेस होता है, ठीक। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, और बीटर टेस्ट का होता है। कैसा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट का होता है। अंडरस्टूड, ये चीज क्लियर हो गया। तो कोई बोले हीरोइन कहाँ से मिलता है, तो हीरोइन जो है हमारा, वो हम लोग मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो मिलता है। मॉर्फिन कहाँ से मिलता है, तो पॉपी प्लांट से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, पैपेवर सैमनीफेरम से, ठीक, सैमनीफेरम से। मोड ऑफ इंटेक क्या है, ये कैसे इसको इंटेक करना होता है, तो या तो बाय स्नॉटिंग और या इंजेक्शन के हेल्प से। ये इंजेक्शन के हेल्प से भी डायरेक्ट आईवी लिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, या तो स्नॉटिंग करके लिया जाता है, मतलब खींच के नोज से ऊपर लिया जाता है इसको, ठीक। इसका मोड ऑफ एक्शन अभी पढ़े। ये क्या करता है, बाइंड्स टू ओपियोइड्स रिसेप्टर्स इन सीएनएस एंड जीआईटी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ओपियोइड्स रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, ये वहां से जाके बाइंड हो जाता है, और हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये जो ट्रैक्ट है वहां भी जाके ये बाइंड हो जाता है। और ये क्या करता है हमारा, ये पेन किलर का भी काम करता है, मतलब पेन को रिड्यूस करने का भी काम करता है, डिप्रेसेंट का भी काम करता है, डिप्रेशन कम करने का काम करता है, और बॉडी के फंक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करता है, जो एक्स्ट्रा इनहेंस हो गया। तो अगर मोटा मोटी देखें तो नशा में इंसान चला जाता है ज़्यादा टेंशन में आके ही जल्दी, बहुत टेंशन ले लिया है तो वो नशा करने लगता है। क्यों करता है, अगर ये नशा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एक पेन किलर भी है। उसके बॉडी में अगर पेन होता होगा किसी कारणवश, रोज पिटाता है, तो भी उसमें पेन महसूस नहीं होगा। नशा कर लेगा तो लगेगा सबसे बलवान इंसान वही है, ठीक। टेंशन उसका खत्म रहेगा और एकदम आराम हो जाएगा, उसको एकदम लगेगा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, सो जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा वो, ठीक, क्योंकि वो इतना काम कर रहा है। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे ही जाके वर्क कर रहा है, ठीक। तो जो लड़ाई कर रहा है अगर उसी को रोक देंगे तो बाकी लोग तो अपने आप रुक जाएगा। यस और नो। पहले क्या होता था, राजा को मार दीजिए तो भले सेना 1000 बच गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था, अपना तलवार छोड़ देता था, क्योंकि उसका लीडर ही चला गया। तो सेम चीज़ यहाँ है, जो हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है ये उसी पे जाके वर्क करता है, जीआईटी पे वर्क करता है, और करने के बाद ये हमको पेन किलर भी है और एंटी डिप्रेसेंट भी काम करता है, और बॉडी फंक्शन को भी स्लो डाउन करता है, आदमी को एकदम रिलैक्स मोड में डाल देता है। तो इसका यूज जनरली पेशेंट को दिया जाता है जब पेशेंट हाईली डिप्रेस हो जाता है, हाईली टेंशन में हो जाता है, थोड़ा पागलपंत में भी चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। लेकिन एज अ मेडिसिन दिया जाता है, थोड़ा अमाउंट में दिया जाता है। लेकिन वही अगर इसका कोई आदत बना ले, रोज रोज इसका इंटेक कर रहा है और ज़्यादा अमाउंट में इंटेक कर रहा है, तो वही ड्रग्स एब्यूज हो जाएगा, वही ड्रग्स एब्यूज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में इसको लिए तो इसका फायदा भी है बॉडी को, लेकिन अगर वही इसको एक्सेस अमाउंट में ले लिए तो वही क्या हो गया, ड्रग्स एब्यूज हो गया, ठीक। तो इसका यूज लोग को जनरली ज़बरदस्ती भी इसको दिया जाता है। अगर किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो लोग को फिर उसकी हैबिट हो जाती है, ठीक। और ये अगर बॉडी में अगर इसका इंटेक कोई लेना शुरू कर दे तो फिर वो जल्दी छोड़ नहीं पाता है, उसके छोड़ने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें करने पड़ती हैं, तो उसको आदत हो जाती है तो जल्दी छोड़ नहीं पाता। उसको उतना रिलैक्स चाहिए, अब कहाँ से रिलैक्स चाहिए, कोई दवा तो देगा नहीं उतना रिलैक्स, तो फिर उसको इंटेक करना पड़ता है, आदत बना लेता है। तो आदत जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, किसी चीज़ की आदत नहीं बनानी चाहिए सिवाय पढ़ाई की आदत बनानी चाहिए, ठीक। पढ़ाई भी करना चाहिए अपना,
खेलना कूदना भी चाहिए, नहीं कि दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं, रात भर दिन भर, पता चले कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं तो वैसे तो बीमार पड़ जाइए। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, कुछ सोसाइटी के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जनरल नॉलेज के भी बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो भी जानना। तो सारी चीज़ अगर लिमिट में लेकर चलोगे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर योर लाइफ। सारी चीज़ एक लिमिट में हो, हद में हो तो अच्छी लगती है। किसी से मजाक भी एक हद में हो तो अच्छी लगती है, ज़्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत होता है। ठीक, तो सेम चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, एक चीज़ हो, अच्छे से करो। लिमिट किसी चीज़ का क्रॉस ना हो कि उसके चलते नुकसान पहुँचे। लिमिट क्रॉस होगा तो नुकसान पहुँचेगा। जैसे इसको लिमिट में लिया तो सही है, लिमिट क्रॉस किया तो नुकसान पहुँचेगा उसके बॉडी में। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट है, इसका और 3-4 है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे।